हाँ बच्चों, तो आज देखना है कैटालिसिस उत्प्रेरण से दूसरा भाग है विसमांगी उत्प्रेरण। देखना है विसमांगी उत्प्रेरण या हेट्रोजीनस कैटालिसिस। में हेट्रो का अर्थ होता है भिन्न भिन्न, जीनस का अर्थ होता है असमान। भिन्न भिन्न या इसे कहा जा सकता है असमान, या इसमें मूल रूप से इसका मतलब होता है असमान भाग या भिन्न भिन्न भाग। विसमांगी उत्प्रेरण वह उत्प्रेरण होता है जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्थाएं असमान हो, तो उस प्रकार का उत्प्रेरण जो होता है विसमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। मतलब जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था असमान हो। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2 जो होता है वो द्रव अवस्था में लिखा गया है। L का मतलब लिक्विड है, लिक्विड का अर्थ द्रव होता है। और जैसे Pt के बगल में S लिखा है मतलब सॉलिड या ठोस है। अब इसमें कहा जा सकता है कि अभिकारक और उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो भिन्न भिन्न है, जिसमें अभिकारक जो है वो आपका द्रव अवस्था में है और उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है। अतः यह विसमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है या विसमांगी उत्प्रेरण है। अब इसमें उत्प्रेरण और उत्प्रेरक में दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। उत्प्रेरण जो होता है वो आपका प्रक्रिया होता है और उत्प्रेरक जो है वो पदार्थ होता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो विघटन है वो असमान, मतलब उत्प्रेरक और ये अभिकारक के असमान होने के कारण ये दोनों जो है अलग अलग हैं, और जिसके फलस्वरूप ये विसमांगी उत्प्रेरण को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे प्लेटिनम जो होता है वो भी ठोस अवस्था है। जैसे ये उत्पाद से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब परिभाषा में आपका प्रदर्शित करना है अभिकारक को और उत्प्रेरक को। तो यहाँ पे दोनों की अवस्थाएं असमान है, या दोनों की भौतिक अवस्था जो है असमान है। अब देखना है, देखिए फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया है। फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या है, बेंजीन है अभिकारक के रूप में। भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, जो पदार्थ बन जाता है उसे उत्पाद कहा जाता है। तो भाग लेने वाला पदार्थ आपका बेंजीन है लिक्विड अवस्था में या द्रव है, और आपका एथिल क्लोराइड है वो भी द्रव अवस्था में है। इसमें AlCl3 को रखा गया है। AlCl3 सॉलिड में है या ठोस में है। तो अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग, मतलब उत्प्रेरक और अभिकारक के अलग अलग होने के कारण ये विसमांगी उत्प्रेरण कहा जाएगा। मतलब फ्रेडल क्राफ्ट यहाँ पे जो प्रदर्शित किया गया है, फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया, वो विसमांगी उत्प्रेरण को प्रदर्शित करता है, विसमांगी उत्प्रेरण को व्यक्त करेगा। और AlCl3 ठोस अवस्था में जो यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। अब उसी के बाद देखना है डीकन विधि द्वारा Cl2 का निर्माण या डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण है। तो देखो HCl है और O2 है। HCl O2 CuCl2 की उपस्थिति में या CuCl2 उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके या उपस्थिति में क्रिया करके Cl2 का निर्माण कर रहा है। मतलब यहाँ पे वनस्पति तेल से वनस्पति घी का बनना है, तो हाइड्रोजनीकरण होता है या इसी को कहा जाता है कठोरीकरण। ये वनस्पति तेल तो द्रव है और ये हाइड्रोजन गैस में मिलेगा, तब तो लगता है कि गड़बड़ हो गया है। दोनों की अवस्थाएं असम, क्योंकि निकिल जो होगा वो आपका सॉलिड में मिलेगा या ठोस मिलेगा, और वनस्पति तेल है वो द्रव में ही मिलेगा। तो इसको छोड़ दिया जा रहा है, फिलहाल इसके अंतर्गत नहीं आएगा, आगे मिलेगा ये। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे ये तीनों एग्जाम्पल दिखाया गया है विसमांगी उत्प्रेरण का, परिभाषा में दिखाया गया था कि उत्प्रेरक और अभिकारक की अवस्थाएं असमान होंगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपका प्लेटिनम उत्प्रेरक है और फ्रेडल क्राफ्ट अपक्रिया में का AlCl3 है। डीकन विधि के निर्माण में डीकन विधि द्वारा Cl2 के निर्माण में
आपका CuCl2 है, ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है और तीनों की अवस्थाएं उनके उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाओं से मेल नहीं खाती है, जिसके कारण ये बीसमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करते हैं। बीसमांग ऐसा कहा जा सकता है कि बीसमांगी उत्प्रेरण के प्रकार होते हैं। ये जो होते हैं बीसमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें क्या है कि दोनों की अवस्था असमान होने के कारण ये इस प्रकार की परिस्थिति को व्यक्त करते हैं। जैसे इसमें हो गया, क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लेटिनम की कंडीशन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड हो गया और प्लेटिनम सॉलिड में है, और वहीं फिडेल क्राफ्टॉफ क्रिया लिक्विड और वो सॉलिड है, सॉलिड या ठोस में व्यक्त किया गया है। यहाँ पे यही कंडीशन को, यही चीज़ को प्रदर्शित किया जाए। अब इसमें देखना है क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरकों का या उत्प्रेरणों का वर्गीकरण या उत्प्रेरक भी वहाँ पे किया जा सकता है। ऐसे इसमें धनात्मक उत्प्रेरण या धनात्मक उत्प्रेरक या पॉजिटिव कैटालिसिस, ऋणात्मक उत्प्रेरण या नेगेटिव कैटालिसिस या नेगेटिव कैटालिस्ट, स्व उत्प्रेरण ऑटो कैटालिसिस और प्रेरित उत्प्रेरण या इंड्यूस्ड कैटालिसिस। तो ये हैं 4 प्रकार के उत्प्रेरण के प्रकार। अब ऐसे धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, किसी पदार्थ की उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अगर बढ़ जाए तो उसको धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाएगा। तो कहा जाएगा धनात्मक उत्प्रेरण, और उस प्रक्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाएगा जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग बढ़ जा रहा है उसे धनात्मक उत्प्रेरण, तो धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाएगा या पॉजिटिव कैटालिस्ट कहा जाएगा। ये होता है कंडीशन आपका धनात्मक में। अब ऋणात्मक में क्या होता है, ठीक उसका उल्टा होता है। इसमें अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। किसी पदार्थ की उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अगर घट जा रहा है या कम हो जा रहा है तो वह पदार्थ उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाएगा, और वह प्रक्रिया जो होगी वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहा जाएगा या नेगेटिव कैटालिसिस कहा जाएगा। ये कंडीशन है। ये दोनों धनात्मक और ऋणात्मक जो होते हैं, धनात्मक में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और ऋणात्मक में अभिक्रिया का वेग जो होता है वो कम हो जाता है। या इस प्रकार कहा जा सकता है कि धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण या धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। धनात्मक में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और ऋणात्मक में अभिक्रिया का वेग जो होता है वो कम हो जाता है। दोनों की स्थिति इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है। और इसके बाद इसमें है स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण में क्या होता है कि बाहर से इसमें कोई पदार्थ को नहीं रखा जाता है और इसमें अभिक्रिया का बना उत्पाद ही उस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरण का कार्य करता है। अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उसमें प्रेरक का कार्य करता है। और प्रेरित उत्प्रेरण में क्या करना है, क्या होता है कि दो अलग अलग अभिक्रियाएं अगर संपादित नहीं होती हैं किंतु दोनों अभिक्रियाओं को साथ में रखने पर दोनों अभिक्रियाएं अगर संपादित हो जाती हैं तो वो प्रेरित उत्प्रेरण कही जाती है। मतलब एक अभिक्रिया की उपस्थिति से दूसरी अभिक्रिया का संपन्न होना। अब इसमें देखना, जैसे धनात्मक उत्प्रेरण था, धनात्मक उत्प्रेरण को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण में क्या था, पॉजिटिव कैटालिसिस देखे थे। तो पॉजिटिव कैटालिसिस में क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में कोई वाह्य पदार्थ के डालने पर या उपस्थित करने पर उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो वह पदार्थ धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाएगा। मतलब यदि किसी पदार्थ की उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जा रहा है तो वह पदार्थ जो है धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाएगा और वह पूरी प्रक्रिया जो होगी वह धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाएगा। मतलब जैसे कोई रासायनिक, अब जैसे इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और O2 है, ऑक्सीजन है, NO उत्प्रेरक है। NO की उपस्थिति से O2 और SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब वेग बढ़ जाता है। अगर वेग बढ़ जा रहा है तो अब यहाँ पे कहा जाएगा कि ये अभिक्रिया जो होगी वो
जो NO है वहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, और इस मतलब NO की उपस्थिति से SO2 और O2 का SO3 में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कहा जाएगा धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाएगा। तो यहाँ पे SO2 जो होगा वो SO2 और O2 जो है या सीधे सीधे कहा जा सकता है कि SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब किसी भी पदार्थ से अगर कोई ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पे उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। यहाँ पे यही प्रक्रिया है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जहाँ पे NO उत्प्रेरक जो है वो धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पे ये धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है इस कंडीशन में। अब वहाँ पे ऐसे मूल रूप से वेग जो होता है यहाँ पे बढ़ जा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड का वेग जो होता है जो है वो बढ़ जा रहा है, या ऐसे कहा जा सकता है कि NO जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और O2 से SO3 के बनने का दर या वेग जो है वो बढ़ा देता है, और यही प्रक्रिया आपकी कही जाएगी धनात्मक उत्प्रेरण। और NO जो होता है वो आपका धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाएगा। इस अवस्था में धनात्मक होगा ये। अब देखना है हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में N2 मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भाग लेता है, और इसमें जैसे आयरन तो उत्प्रेरक का कार्य करता है और मॉलिब्डेनम जो है था वर्धक का कार्य करता है। तो उत्प्रेरक आप लोग पढ़े, वर्धक जो होता है वो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है, और उत्प्रेरक जो होता है वो अभिकारक या अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है के लिए आयरन जो होता है वो धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब वर्धक मतलब जो इसकी क्रियाशीलता को, आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा दे रहा है, तो आयरन जो होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। अब इसमें देखिए जो वर्धक होता है जो मॉलिब्डेनम है वो सीधे अभिक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन मतलब सीधे सीधे नहीं करता है, या प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि मॉलिब्डेनम का अभिक्रिया के वेग के बढ़ने में कोई हाथ नहीं होता है या कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि मॉलिब्डेनम जो है वो आयरन की सक्रियता को बढ़ा रहा है। आयरन की सक्रियता को बढ़ा दिया तो आयरन इसके वेग को बढ़ा देगा। अब उसी प्रकार देखना है इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 जो है प्लेटिनम की उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक है, वो H2O और O2 का निर्माण कर रहा है। तो अब यहाँ पे इसके वेग को प्लेटिनम भी बढ़ा दे रहा है, मतलब विघटन के वेग को बढ़ा दे रहा है। और इसमें और एग्जाम्पल है, ये क्या है कि क्लोरीन का निर्माण है, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण है, जिसमें HCl है और O2 है, SuCl2 की उपस्थिति में Cl2 का निर्माण हो रहा है। तो HCl और O2 जो होता है SuCl2 के कारण इनका वेग बढ़ जाता है, या ये अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। तो अब यहाँ पे इसको कहा जाएगा कि ये धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, और यह प्रक्रिया जो होगी वो आपका धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाएगा।